सत्याग्रह आंदोलन करते थे, लेकिन वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। और दूसरी ओर ऐसे लोग थे जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ऐसे ऐसे युवा लोग थे। और उन युवा लोगों के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने भी उस स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। कि वो पहले जो बच्चे से नहीं चाहते वो स्वयं ना करें। तो आपके अनुभव से वो कौन सी प्रमुख गतिविधियां जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? मेरा नाम है शानवी अग्रवाल। मैं आज आपको अम्मा हमें क्या सिखाती है इस बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे बच्चों को यहाँ पे एक एडवांटेज मिली है अम्मा जी की मोटिवेशन के कारण। आज मैं अपनी कॉलेज की टॉप डिबेटर्स में आती हूँ। सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि संस्कारों के संरक्षण का भी है। आज की दौड़ती भागती दुनिया में अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि बच्चे अपनी संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति इस सोच को बदलने का संकल्प ले ले तो क्या सचमुच बदलाव संभव है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनील मानव पॉडकास्ट। आज की कहानी है फरीदपुर की सेवानिवृत्त शिक्षिका अंजू शर्मा जी की, जिन्होंने अपने घर को ही बच्चों के लिए संस्कारशाला बना दिया। तो आज जानते हैं इस प्रेरक कहानी की पूरी पहल। फरीदपुर बरेली में रहने वाली इस हिंदी की पूर्व शिक्षिका अंजू शर्मा ने सेवानिवृत्ति के बाद आराम का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपने घर में बच्चों के लिए एक ऐसी संस्कारशाला शुरू की जहां हर रविवार बाल सत्संग आयोजित होता है। संस्कारशाला का यह सत्संग पिछले 7 वर्षों से अनवरत जारी है। हमको विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, भक्ति दीजिए और शक्ति दीजिए। सत्याग्रह आंदोलन करते थे, लेकिन वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। और दूसरी ओर ऐसे लोग थे जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ऐसे ऐसे युवा लोग थे। और उन युवा लोगों के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने भी उस स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। छोटी उम्र के थे, लेकिन उनके मन में देशभक्ति की बहुत तेज भावना थी। उन्हें लगता था भारत माँ को आजाद होना ही चाहिए, हम आजाद हैं, आजाद रहेंगे चाहे हमारा जीवन चला जाए। तो एक बार एक मुकदमे के फैसले के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। और जब जज के सामने पेश हुए तो उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वतंत्र। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। अरे ऐसे जवाब दिए उन्होंने कि वो भी दंग रह गए बिल्कुल। तो चंद्रशेखर तिवारी थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे आजाद सरनेम लगा लिया था। और हुआ क्या, अंग्रेज उनको पकड़ना चाहते थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अंग्रेजों के हाथ आऊं। उनका एक साथी था, उसने उसके साथ धोखा कर दिया और उसने अंग्रेजों को खबर पहुंचा दी। अंग्रेज फौज ने उनको घेर लिया। इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क है जगह, वहां पे घेर लिया। और जब घेर लिया तो उनकी पिस्टल में जो गोलियां थी, उन्होंने पहले वो गोलियां चलाई। समझ लिया मैं बच नहीं सकता, निकल नहीं सकता। गोलियां चलाई और जब एक गोली रह गई तो उन्होंने अपने मार ली वो गोली और खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ना चाहते थे। और अंग्रेजों का डर देखो, अंग्रेज सिपाही ने उन मरे हुए, गोली खाए हुए चंद्रशेखर आजाद पे फिर अपनी गोली चलाई, ये देखने के लिए कि जिंदा तो नहीं है। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। अम्मा ने हमें छोटेपन से बोलना, माइक पे बोलना और कंपटीशन में अच्छा स्टोरी सुनाना सब कुछ सिखाया है। आज जब अभिभावकों के पास अत्यधिक कार्य की व्यस्तता के चलते अपने बच्चों के साथ खेलने, उन्हें घुमाने, कहानियां सुनाने, नैतिक मूल्य देने का समय नहीं है,
ऐसे में अंजू शर्मा जी की संस्कारशाला में बच्चों को केवल धार्मिक बातें ही नहीं बल्कि विभिन्न समसामयिक विषयों से लेकर भारतीय संस्कृति, त्योहारों का महत्व, वैदिक परंपराएं, नैतिक शिक्षा, अनुशासन, प्रार्थना और अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। कहानियों, गीतों और संवादों के माध्यम से बच्चों में जिज्ञासा और आत्मविश्वास जगाने का प्रयास किया जाता है। पढ़ाई में स्कूल में जाती हैं तो अलग से पहचान हो जाती है कि ये बच्चे बाल सत्संग के हैं। अच्छे असावकारे में जो चमेली बुआ जी का मंदिर है वहाँ पे अंजू शर्मा जी हैं, उन्होंने बच्चों के जीवन में एक अच्छा बीज रोपण करा है जो जब वे बड़े होंगे अपने जीवन की स्ट्रगल करेंगे तो उनका वहाँ ये बहुत काम आएगा। जो माता पिता आजकल अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाते हैं वो दादी जी ने सिखा दिया है और हम दादी जी के बहुत शुक्राने हैं कि बहुओं को भी कि बहुएं जो काम नहीं कर पाती हैं वो दादी जी कर पाती हैं। अभी कुछ दिन पहले दादी जी का स्वास्थ्य सही नहीं था, उनका घुटनों का ऑपरेशन हुआ। जितनी चिंता हमें थी उससे ज़्यादा उनके बच्चों को चिंता थी। सब बच्चों ने दादी जी को वीडियो कॉल कर कर पूछा, दादी जी अब आपका बुखार सही है, आप आ जाइए, हमें आपके बिना बाल सत्संग में मज़ा नहीं आता है। दादी आज जब मोबाइल स्क्रीन बच्चों का सबसे बड़ा साथी बनती जा रही है, ऐसे समय में यह पहल समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास करती दिखाई देती है। सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि संस्कारों के संरक्षण का भी है। हमारे बच्चों को यहाँ पे एक एडवांटेज मिली है, मतलब यहाँ कोई प्लेटफॉर्म मिला है। बच्चों को जाने में स्कूल घबराहट होती थी कि हम जाएं स्टेज पे, नहीं जाएं। बच्चे अब सोचते नहीं हैं, अब खुद जाते हैं। यहाँ पे बच्चे ही नहीं, यहाँ पे एक एकादशी का कीर्तन है और भी बहुत सारे कीर्तन वगैरह होते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल की ज़रूरत होती है ना, यहाँ पे माइक की ज़रूरत होती है कि माइक हम लेंगे। टाइम निकल जाता है पर माइक पे बोलने वालों की कमी नहीं होती। यहाँ पे बच्चों को यहाँ संस्कार तो मिलते ही मिलते हैं, बच्चों को और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बच्चों को अम्मा जी का प्यार मिलता है, बाबा साहब का दुलार मिलता है और कन्हैया जी का आशीर्वाद मिलता है। पिछले 7 वर्षों से दर्जनों बच्चे इस संस्कारशाला से जुड़ चुके हैं। संस्कारशाला की शुरुआत ओम के उच्चारण से होती है और समापन विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ। इस दौरान बच्चे भारतीय जीवन मूल्यों को सहजता से सीखते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद ये संस्कारशाला शुरू करने का विचार कैसे आया? दरअसल मैं रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे पढ़ते थे। ख़ास तौर से जब मैं 3rd क्लास के बच्चों को देखती थी, मेरी कभी प्रॉक्सी लग गई उनकी क्लास में, छोटी क्लास में 3rd 4th 5th में, तो उनको पढ़ाने के बजाय मैं उनसे घरेलू बातें, वातावरण की बातें इस तरह की करती थी जी। तो मुझे ये लगता था कि बच्चों के मन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जब वो बोलते हैं और बताते हैं, अपने अपने घर की बातें बताते हैं, तो मुझे लगता था कि हर बच्चा एक अलग घर से आता है, अलग तरह के संस्कार से आता है। और उनको जब हम समझाते थे तो हमें ये लगता था कि बहुत से बच्चों को बहुत सारी बातें मालूम है। उनसे पूछा कि तुमने कहाँ से सीखी, तो उसने कहा कि मैं रात को जब सोता हूँ तो मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते हैं। किसी ने कहा कि मेरी अम्मा मुझे कहानी सुनाती है, मेरी अम्मा ने मुझे ये बात बताई थी। तो मुझे ये लगा कि घर में जो बड़े लोग होते हैं वो असली संस्कार बच्चों को दे पाते हैं। तो मैं अपने को उस श्रेणी में लाकर, जब सेवानिवृत्ति हो गई तो कोई काम तो रहा नहीं ऐसा कि जो स्कूल वाला काम हो, मेरे पास समय था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना बहुत छोटे बच्चों को जो बिल्कुल निष्कपट है, गीली मिट्टी है, उनको अगर मैं इकट्ठा करके और उनसे बात करूं तो मुझे लगेगा कि ये अच्छा कदम होगा। लेकिन इसमें सहयोग मुझे दूसरों का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने ये शुरुआत की संस्कारशाला जुलाई 17 और मेरा रिटायरमेंट हुआ अप्रैल 17। उसी वर्ष मैंने शुरू कर दी। लेकिन वो संस्कारशाला जो थी वो छुट्टियों में बच्चों के लिए थी, जो डेली आते थे बच्चे, और उसकी मैंने एक फ़ीस रखी थी जो वो बच्चे देते थे। और वो शायद उस समय 9-10 बच्चे थे कि डेली आते थे। मैं उनको कुछ कथा कहानी सुनाती थी, कुछ जानवरों की कहानियाँ, कुछ चिड़ियोड़ियों की कहानियाँ, जैसे पंचतंत्र में हम लोग सुनते थे, कुछ उनके घर की छोटी छोटी बातों पे उनसे बात करनी, पॉइंट्स लेके उनसे
गिनती करवानी कि ये 5 का सिक्का है, ये 10 का सिक्का है, ये 1 रुपए का है, ये 2 रुपए का। मेरे पास काफ़ी कॉइन्स थे तो मैं बच्चों को देती। बच्चों का 1 घंटा कहाँ बीतता था पता नहीं लगता था। तो ये मेरा जो कदम था 10 बच्चों से शुरू हुआ। आज मेरे पास 65 बच्चे एनरोल्ड हैं इस बाल सत्संग में, जो मैंने 2019 से शुरू किया। ये बाल सत्संग जो आज आप देख रहे हैं ये 2019 से शुरू हुआ है और ये केवल संडे को होता है 11 से 12 और पूरी तरह निःशुल्क। इसका कोई शुल्क नहीं है, इसकी कोई फीस नहीं है और बच्चे एक एक करके कई बच्चे आते हैं और 1 घंटा आराम से बिता के जाते हैं। हम लोग आगे कोई बात करें इससे पहले मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि एक वो दौर था आपके समय के बच्चों का, उसके बाद हमारे समय के बच्चों का और ये आज का ये दौर है, तो इन पीढ़ियों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? जहाँ लगातार 3 पीढ़ियाँ तो देखी रही। इन पीढ़ियों में ज़मीन आसमान का अंतर। जी, ज़मीन आसमान का अंतर क्यों है? क्योंकि एक तो समय परिवर्तनशील है, जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे पास नए नए उपकरण आते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं। जो हमारा समय था उस समय हमारे लिए कुछ नहीं था। रेडियो नया नया आया था हमारे घर में और उस रेडियो से हम जो भी सुनते थे वो हमारा मनोरंजन था। उसके अलावा हमारे स्कूल में कोई इतना बर्डन नहीं था हमारे लिए पढ़ाई का। हम नहीं जानते कि कैसे होमवर्क के लिए हम रात तक जागे हों या अर्ली मॉर्निंग उठे हों या हमारे टीचर ने हमसे कभी कोई ऐसी हार्श वे में बात की हो, हमें नहीं आता। और हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, हमारी हिंदी भी अच्छी, हमारी इंग्लिश भी अच्छी, हमारी संस्कृत भी अच्छी और बाकी सब सब्जेक्ट्स चूँकि पढ़ते थे तो आज भी हमें बहुत सारी बातें याद हैं अपने उस 3rd, 4th, 5th, 6th क्लास। उसके बाद दौर हमारे बच्चों का है। हमारे बच्चों का दौर आया तो इंग्लिश मीडियम आ गया उस समय। हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में भी पढ़े और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े, लेकिन वो दौर दादी बाबा साथ थे जी। उस दौर में फैमिलीज थी, संयुक्त परिवार। लेकिन अब जो ये दौर आया है इसमें संयुक्त परिवार बहुत कम हो गए हैं और ये कंप्यूटर युग, छोटेपन से जो बच्चों के हाथ में कंप्यूटर और मोबाइल है, इसमें इतनी ज़्यादा परिवर्तनशीलता हमने देखी है कि हमने मोबाइल बाद में सीखा क्योंकि हम मोबाइल के अभ्यस्त नहीं। और अब जो बच्चे हैं वो हमसे फ़ौरन कहते हैं लाइए हमें देखें क्या बात हो, मैं कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ और वो मिनटों में वो कर देते हैं। दूसरे, हमारे माता पिता में एक खास बात थी कि आप स्कूल जाएं या ना जाएं, अगली मॉर्निंग आपको उठना है, आपको नहाना धोना है, उसके बाद आपको नाश्ता करना है। उस समय ना गैस थी, ना आपके ये सोलर सिस्टम थे, ना इन्वर्टर थे, ना जनरेटर थे, ना टीवी था। हम जिस पीढ़ी के हैं उसमें बिजली थी और अगर बिजली चली गई तो लाइट एंड लैम्प। बाद में पेट्रोमैक्स आ गई थी। यहाँ इस जगह हमारे बच्चों ने पेट्रोमैक्स रख के 2 कुर्सियाँ लगा के पढ़ाई की क्योंकि उस समय इन्वर्टर यहाँ नहीं आया। बाद में जब इन्वर्टर आ गया तो हमने इन्वर्टर लगवाया अपने यहाँ। और उस समय चूँकि ये परिपाटी थी कि परिवार में जितने भी लोग हैं अगर एक ने कह दिया तो सबने उसका पालन कर लिया। अगर घर में ताऊ हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, अम्मा हैं, तो बच्चा सबके साथ इन्वॉल्व है, सबसे सीख रहा है। उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो सबसे सीख रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, आज स्थिति ये है कि एकल परिवार है और एकल परिवार में भी बहुत से परिवार वो हैं जो अपने घर से इतनी दूर हैं, जो दोनों लोग नौकरी करते हैं, बच्चा भी पढ़ने जाता है, एक चाबी उसके पास भी रहती है, बच्चा क्या कर रहा है, सब बिजी है, उसको हम संस्कार नहीं दे पाते। लेकिन वो बच्चा आज उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों का नाम पता है, मॉडल पता है, कौन सी गाड़ी नई आई है, कौन सा मोबाइल नया आया है। ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं जो हमें नहीं पता थी, ये इस समय का चक्र है। लेकिन कोई भी बच्चा ना न्यूज़पेपर पढ़ता है, ना उसको देश की खबरों से कोई मालूम है, उसको कुछ भी होता है। वो स्पोर्ट्स की तो जानकारी रखता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, लेकिन बाकी किसी चीज़ में उसकी जानकारी नील है। लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में हम एडमिशन दिलवाते हैं,
जिस स्कूल की बिल्डिंग बढ़िया हो, जिस स्कूल की फीस खूब ऊंची हो, एसी हो, बच्चों को संस्कार मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत इस बात की कि हमारा बच्चा कुछ बने। ये जो हमारी एक लालसा है बच्चों के प्रति, ये हमारे बच्चों को बराबर बदल, सही बात है। इसलिए ये पीढ़ियाँ बदल। अच्छा, ये जो आपकी संस्कार शाला चलती है, इसमें बच्चे, आज ही मैंने देखा उसमें जो बच्चों की गतिविधियाँ थी पूरी मैंने देखी, तो आपके अनुभव से वो कौन सी प्रमुख गतिविधियाँ जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चे करते हैं कहानी। अच्छा। सबसे ज़्यादा अगर उन्हें मज़ा आता है तो कहानी सुनने में। और मेरा ये प्रयास रहता है कि एक हफ्ते के अंदर, मतलब पिछले संडे के बाद, अगर कोई राष्ट्रीय पर्व है, सामाजिक उत्सव है, कोई किसी की जयंती है, तो मैं उस विषय को इस संडे अपने कहानी में ले लूँ और उन बच्चों को कहानी के तौर पे मैं सुनाऊँ। अगर वो कोई ऐसा उत्सव नहीं होता है तो मैं कोई भी कहानी, चाहे वो मेरी अपनी ओरिजिनल हो, चाहे मैंने कहीं से सुनी हुई हो, चाहे मैंने पढ़ी हुई हो, मैं उसको इस तरह से सुनाती हूँ कि अगर बच्चे से उसकी माँ पूछेगी आज अम्मा जी ने क्या बताया, तो वो बच्चा पूरी कहानी बता दे, ध्यान से सुनता है। इवन जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें भी ये पता है कि कौवे की कहानी सुनाई थी या बंदर की कहानी सुनाई थी या लोमड़ी की कहानी सुनाई थी, वो अपनी भाषा में बता दे जी। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आता है वो कहानी में। दूसरी चीज़ है कविता। कविता हमारे ज़माने से लोकप्रिय रही है, और हम जिन बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता, हम कहते हैं ना, बेटा अंकल को कोई पोम सुनाओ, हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस कविता का बच्चा अर्थ समझता है जी। उस कविता को बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से सुना पाता है। और जो इंग्लिश में हमने रटा दी, उस बच्चे को कुछ नहीं पता है, हमने इशारा करके बता दिया, वो बच्चा उसके अर्थ को नहीं समझता, तो उस भाव से वो नहीं सुना पाता, लेकिन रट लेता है और ज़रा सी क्लैपिंग हुई तो उसको उसमें मज़ा आ गया। तो सबसे बड़ी चीज़ कहानी और कविता, दो चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा सबसे ज़्यादा रुचि लेता है और खुद भी सुनाता है। कई बार मैं कहानी को मना कर देती हूँ, बेटा कहानी मत सुनाओ, क्योंकि बच्चे लंबी लंबी कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं, तो फिर दूसरे बच्चों को मज़ा नहीं आता। अगर कहानी छोटी हो, सारगर्भित हो और उनके मन की हो, तब उसमें मज़ा आता है। तो मेन रूप से ये दो चीज़ें हैं, कहानी और कविता, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपका जो सपना था कि छोटे बच्चों के साथ कार्य किया जाए, तो छोटे बच्चों के साथ सबसे बड़ी एक समस्या, शब्द मुझे लग रहा उचित नहीं है, लेकिन हाँ, अभिभावकों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अभिभावक स्वयं अपने बच्चों से झल्ला जाते हैं कई बार। बिल्कुल झल्ला। उनकी जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, कहते हैं शैतानी कर रहा है, और बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा पल आया हो जब आप भी छोटे बच्चों को झल्ला गए हो, नहीं बहुत हो गया? ये भगवान की कृपा है। मैंने ये जो छोटे बच्चों का निर्णय लिया, तो इवन मेरे हस्बैंड भी इरिटेट हो जाते हैं। मेरी बेटी आती है तो वो कहती है कैसे संभालती हो मम्मी आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे शुरू से बच्चों से बहुत प्यार आ रहा है, और एक कुछ अलौकिक बात मैं कहती हूँ, ईश्वर का वरदान है। मैं अगर कहीं सफ़र में भी होती हूँ, किसी माँ की गोद में बहुत छोटा बच्चा है जो हंसना जानता है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ट्रेन में, बस में, डॉक्टर के यहाँ, किसी सार्वजनिक स्थल पे अगर मैं बैठी हूँ और कोई बच्चे को लिए बैठा है, तो मैं उस बच्चे की तरफ देखती हूँ, जरा मैंने ये करा और वो बच्चा हंसने लगता है, और वो मेरी तरफ आने के लिए कोशिश करने लगता है। तब तक उसके माँ बाप देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, आ जाता है मेरे पास। तो वो बच्चों में मेरी शुरू से रुचि रही। दूसरे एक बहुत छोटी सी बात थी, मेरे यहाँ कई लड़कियाँ पली हैं जो मेरी नहीं, बहुत छोटेपन से मैं उनको लोरी सुनाती थी। जहाँ मैंने लोरी सुनाई और उसकी आंखें झुकनी शुरू, मतलब संगीत कह सकते हैं, संगीत और सुर में वो क्षमता है जो बच्चे के मस्तिष्क को आराम देती है, तो वो बच्चे तुरंत सो जाते हैं।
मेरे अपने पोता पोती भी उसमें शामिल थे। और अभी भी आपने देखा जो एक लड़की ज़्यादा बोल रही थी जी वो डेली यहाँ आती है, उसका सारा किचन सेट और ये सब चीज़ यहाँ रखी हुई है, रोज़ आती है, खेलती है। उसकी माँ उससे परेशान हो जाती है, वो कहती है जाओ मंदिर जाओ। लेकिन वो लड़की यहाँ बिल्कुल मेरे अपने बच्चे की तरह पल रही है, जी सीख रही है और सब तरह। और उसकी अगर आप भाव भंगिमा देखें तो वो बड़े लोगों की तरह बताती है। जैसा कि देखा मैंने अभी उसको आपने वो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना एक्सटेम्पोर, जी आप उसको कोई चीज़ बोलने दो तो एक्सटेम्पोर बोलती है अपने अनुभव से। तो ये जो छोटे बच्चे हैं ये गीली मिट्टी की तरह, जी इनको आप जिस आकार में चाहेंगे उस आकार में ये ढल जाएंगे। जी जब बच्चे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, फिर आप उनको लेकिन परिवर्तित नहीं कर इतने बच्चों में कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो आपस में शिकायत भी करते हैं, अम्मा जी ये हमसे ऐसा कर, मुझे लगता है कई बार। लेकिन मैं धैर्य से बैठ के मैं कहती हूँ देखो तुम्हारा वीडियो खराब हो जाएगा अगर तुम क्योंकि ये वीडियो बच्चे ही बनाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ही वीडियो बनाते हैं नंबर से कि आज हम बनाएंगे। ये जो हमने प्रसाद बांटा है ये भी बच्चे ही बांटते हैं ताकि उनमें कुछ करने की ललक हो। और वो जब बनाते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है तो मैं डांट भी देती हूँ कि देखो अगली बार से हम बाल सत्संग में नहीं बुलाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मुझे इतनी झल्लाहट आ गई हो कि मैंने टेम्पर लूज कर दिया हो, क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चे के अंदर एक खूबी छिपी हुई है, उसको पहचानने की देर है। पहचाने कि वो बच्चा चाहता है कि अट्रैक्ट करूं मैं दूसरे का ध्यान कि मुझे क्या चाहिए। बस आप उसको पहचान लीजिए, आप केवल पढ़ाई के पीछे मत पड़िए। अनंत संभावनाएं हैं बच्चों के व्यक्तित्व, हम केवल पढ़ाई में उनको प्रेशराइज करते रहते हैं तो वो सही। ये संडे का दिन बच्चों के लिए फ्री है, जब बच्चे यहाँ आते हैं 11:15 बजे से आना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और मैं बड़े प्यार से बच्चों को टैकल करती हूँ और बाद में हर बच्चे को माइक दे देती हूँ। एक छोटा सा महामंत्र का कीर्तन है और ये ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को किसी धार्मिकता में डुबो रही हूँ। धार्मिकता अलग चीज़ है, संस्कार अलग चीज़ है। हम अगर हिंदू हैं तो हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। जितने मुस्लिम त्यौहार होते हैं, जितने ईसाइयों के त्यौहार होते हैं, मैं सबके विषय में बताती हूँ। ऐसा नहीं है अगर ईद होती है तो मैं बच्चों को ईद के विषय में भी बताती हूँ। अगर जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है तो मैं उसके बारे में भी बताती हूँ बच्चों को कि आज क्या है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि बच्चों में कोई धार्मिक भेदभाव हो। लेकिन जो हमारी कल्चर है हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है। जो बच्चों को सिखाना है वो आप खुद करिए, बच्चा अपने आप सीख जाए। बिल्कुल सही कहा। आप खुद मोबाइल दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं, बच्चे से कह रहे हैं कि मोबाइल मत छुओ, मोबाइल देखना गलत बात है, बच्चा नहीं माने। आप किताब पढ़िए, बच्चा आपसे किताब छीनेगा पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। बच्चा किताब पढ़ेगा। तो ये जो छोटे बच्चों का बाल सत्संग है ये मेरे लिए एक चार्जर है। ये समझिए पूरे हफ्ते की मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। अच्छा, इसमें जो पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, कैसा सहयोग रहता है? वे बहुत खुश है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है बिना उनके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, एक तो ये पूरी तरह निःशुल्क। अच्छा, एक बहुत सामान्य सी बात है, चाहे कोई पेरेंट्स कितने भी पढ़े लिखे हैं और कितने भी धनवान हैं, लेकिन क्या होता है इन सब चीज़ों के लिए पैसा खर्चना आदमी को बहुत उचित नहीं लगता। लग रहा है कि मतलब वो कहेगा क्या करना है, छुट्टी में भेज दिया, जाओ हो जाओ। जब 2 महीने की छुट्टियां आए तो पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा डांस भी सीख ले, मेरा बच्चा पेंटिंग भी सीख ले, मेरा बच्चा ये स्विमिंग भी सीख ले, उसको बिजी रखे हुए। और जब पढ़ाई शुरू हुई तो सब चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन जब हम निःशुल्क रखे हुए हैं, आपकी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा, तो आपके अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों आ जाएंगे और वो बड़े आराम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे, यहाँ एक बच्चा ऐसा भी था, लड़की थी, तो उसके घर में अगर कोई आ जाए मेल तो वो रोने लगती थी, छुप जाती थी, सामने नहीं आती थी। उनकी दादी ने, उसकी माँ ने मुझसे आके कहा कि ऐसा ऐसा इसके साथ है।
तो हमने कहा आप हमारी संस्कार शाला में भेजिए। तब हमने संस्कार शाला शुरू की थी। वो आई, शुरू में बहुत हिचकिचाई, माँ उसकी संग में आई, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको अंत्याक्षरी खेलनी शुरू करी बच्चों के साथ। तो मैंने देखा वो धीरे धीरे बोलना शुरू हुई, गाना शुरू हुई। फिर जब उसकी शाबाशी बार बार उसको मिलने लगी तो और ज़्यादा उत्तरोत्तर मतलब वो विकसित होती चली। और आज वो अपने स्कूल में टॉपर पोजीशन पे है, जयनारायण में पढ़ती है। उसकी न्यूज़ रीडिंग देख लीजिए, उसकी कविता पाठ देख लीजिए, उसका डिबेट कंपटीशन देख लीजिए। इतना मतलब कॉन्फिडेंस उसके आ गया। तो उसकी माँ तो यही कहती है कि भाई आपने उसका डर निकाला। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं। जब यहाँ अग्रसेन जयंती होती है, बड़े प्रोग्राम होते हैं, मंच पे बच्चे बोलते हैं, जितने बच्चों को प्राइज मिलते हैं वो सारे के सारे बाल सत्संग के बच्चे होते हैं। एक मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने पूछा कि छोटी जगह के बच्चे और इतने टैलेंटेड। तो एक पेरेंट्स ने बताया कि ये टैलेंट एक ही जगह से आ रहा है। बच्चों में जो टैलेंट है वो तो है, लेकिन उसको बाहर निकालने का जो काम है वो हमारा। तो उन्होंने कहा ये सब एक ही जगह से आ रहा है, बाल सत्संग में बच्चे जाते हैं, वहाँ से सीखते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे, हम चूँकि श्लोक बोलते हैं, ये बच्चे कॉपी कर लिया इन लोगों ने, इन्हें याद हो गया। संस्कृत के श्लोक हैं, हिंदी के दोहे हैं, ये सब बच्चे बोलते हैं और उसका अर्थ भी हम इसको बताते हैं। तो इसलिए ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग है। और कई बार ऐसा हुआ है कि कोरोना के दिनों में ऑनलाइन कंपटीशन हुआ, शिवाजी महाराज और जीजाबाई के वेश प्रतियोगिता हुई कि भाई आप उन बच्चों को शिवाजी बनाइए और जीजाबाई बनाइए और उनके वीडियो में भेजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करी शिवाजी का वो टॉप बनाने के लिए। कोई तो बाजार से किराए का खरीद लाया और उसने अपने घर में बच्चे की तलवार बनाई, पूरा टॉप बनाया, उसकी पोशाक, मूछें, दाढ़ी सब लगा के, और जीजाबाई को वही उसी तरह नाक में नथनी पहना के, उसी तरह साड़ी पहना के, और जो बच्चों ने वीडियो भेजे तो वहाँ से हमारे लिए एप्रिसिएशन भी आया। उन्होंने वीडियो भी वहाँ की भेजी, जो जिन लोगों ने वो वीडियो देखे उन्होंने ये कहा कि फरीदपुर जैसी छोटी जगह में संस्कार शाला है और वहाँ से इतने अच्छे वीडियो में प्राप्त हुए और उसमें बच्चों को प्राइज आए, वहाँ से सर्टिफिकेट आए। तो बड़ा एप्रिसिएशन मिला, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारे बच्चों ने इतना बढ़िया। ये बच्चों के साथ थोड़ा लगने की आवश्यकता होती है। एक प्रश्न ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो संस्कार शाला है तो इसमें जो स्कूल के विषय हैं, सिलेबस है, आधुनिक विषय हैं, क्या वो भी साथ साथ चलते हैं? जी अच्छा, वो भी साथ साथ चलते हैं। वो कैसे साथ साथ चलते हैं? जैसे छोटे बच्चे हैं, अब उनसे हम ये कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वैसे आप सिखाएंगे तो अलग तरह से सिखाएंगे। हम उनसे पूछते हैं कुर्सी लड़की है या लड़का? ये बहुत छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ। कुर्सी, बच्चे कहेंगे लड़की, मैंने नहीं बताया उन्हें, बच्चे कहेंगे लड़की। अच्छा, गमला लड़का है कि लड़की? लड़का। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उन छोटे बच्चों को उनके पाठ्यक्रम का अंश है ये, जो हम उन्हें बता रहे हैं। उसके अलावा जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये चीज़ें हम इस तरह से बता देते हैं। जैसे अब हमने गंगा जी के विषय में बताया, तो गंगा जी के विषय में हमने उन्हें बताया कि गंगा जी कहाँ से निकलती है, ऐसा पहाड़ है, इतनी ऊंचाई पे है, वहाँ से गंगा निकलती है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल शीशे जैसा पानी होता है, और फिर वहाँ से निकलती हैं तो फिर वो कहाँ कहाँ होती हुई जाती हैं, और फिर जब वहाँ जाती है तो गंदी हो जाती है। तो अब उस गंगा के साथ में हमने उनको जोड़ा कि हमारे यहाँ जो पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, हम जाते हैं और गंगा जी में छोड़ आते हैं कि ये गंगा जी भेजते। उससे क्या होता है? बच्चे कहते हैं गंगा जी गंदी होती है। ये हमने जल प्रदूषण का उनको एक पाठ पढ़ा दिया। बाहर कचरा नहीं फेंकना है, सब बच्चे अपनी गली साफ। बच्चों से मैं बार बार कहती हूँ अपने पेरेंट्स से कहना कि संडे को स्वीपर नहीं आता है तो संडे को अपना कूड़ा अपने घर में रखें। तो बच्चे कहते हैं घर जाकर, तो वो सफाई का उनको एक लेसन मिल गया कि हमें ये काम करना चाहिए।
उसके अलावा ये जो आपका ध्वनि प्रदूषण, मतलब प्रदूषण की बात बता रही हूँ कि ये हमारे स्कूल का चैप्टर है कि ये इतनी तरह कैसे कैसे प्रदूषण होता है। ऐसे ही आज चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, कैसे पड़ता है ग्रहण। एक बात तो उन्हें बताई पौराणिक कि हमारे यहाँ ये कहानी है, कथा है कि एक राक्षस ने धोखे से, छल से अमृत पी लिया तो उसका सिर काट दिया गया और उसमें एक हिस्सा राहु बन गया, एक हिस्सा केतु बन गया। ये ग्रहण है। लेकिन जो वैज्ञानिक हमारा दृष्टिकोण है, हम उस हिसाब से भी बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा देवता जरूर है, लेकिन ये ग्रहण है जो सब आपस में घूमते रहते हैं, एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। कैसे किसकी छाया किस पे पड़ती है, कौन सा ग्रहण हो जाता है, ये सारी बातें उनको छोटे बच्चों को कहानी के तौर पे बताते हैं। तो वो ये स्कूल का भी चैप्टर उसमें मतलब कुल मिला के जो स्कूल की जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकली समझ आ रहे हैं। अगर बच्चे से स्कूल में कुछ पूछा जाएगा तो हमारे बच्चे बता दें कि हाँ, क्योंकि उसकी एक बेसिक नॉलेज उनके दिमाग, या जब वो वहाँ पढ़ेंगे तो उन्हें ध्यान आएगा कि हाँ अम्मा जी ने हमें ये बताया। तो ये पहाड़ की जिंदगी कैसी है, वहाँ पे कौन कौन से फल होते हैं, कौन कैसी सड़कें होती हैं, कैसी जलवायु होती है। तुम लोग कभी गए हो? जो बच्चे गए हैं उन्हें पता लगता है। अब एयरपोर्ट पे बच्चे आजकल एयरपोर्ट पे जाते हैं, सब बच्चे यात्राओं पे जाते हैं तो फ्लाइट से जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मालूम है। अब यातायात के साधन बच्चों को बताने, भाई एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, कैसे जाते हो? बच्चे कहेंगे रिक्शे से जाते हैं, ई रिक्शे से जाते हैं, टेम्पो से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से। ये हमारे यातायात के साधन तो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन ये हम उनको, अब जैसे हमें बाईं तरफ चलना है, ये हमारा जो बेसिक चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, हमें अपनी बाईं तरफ चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए बाईं तरफ, ये बताओ। दूसरा भी इधर से आ रहा है, हम भी इधर से जा रहे हैं, टकरा जाएंगे। अगर हम अपनी बाईं तरफ चलेंगे, वो भी अपनी बाईं तरफ चलेगा तो टकराएंगे नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे, भीड़ नहीं लगेगी, जाम नहीं लगेगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें ऐसी हैं। अब ये रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये क्या होती है, ये बच्चों को बताते हैं। बच्चों को पता है क्योंकि रोज कार से जा रहे हैं, उन्हें पता है रेड लाइट हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा देखता तो है लेकिन बच्चे के दिमाग में नहीं लगता है कि जैसे बच्चे स्कूलों में किताब से जो चीज़ रटते हैं, हम उनको घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो उसको कहानियों के माध्यम से, इन सत्संगों के माध्यम से समझा सकते हैं। यही बेसिक पढ़ाई है। बिल्कुल बेसिक पढ़ाई है। जो आप किताब पढ़ रहे हैं वो किताब आप भूल सकते हैं जी। मैं हर टीचर से मेरी अपेक्षा रहती है, मैंने जितने साल पढ़ाया हिंदी, तो मैं ये देखती थी कि बच्चे हिंदी हॉस्टल में जाके पढ़ते ही नहीं थे। अगर हिंदी का एग्ज़ाम है, बच्चों में कोई टेंशन, अरे मैम हिंदी है, हो ही जाए। लेकिन मैंने एक बात ये देखी कि जो चैप्टर मुझे पढ़ाना है, मैंने उसको पहले खुद पढ़ा, उसको एक कहानी की तरह बच्चों को समझा। बच्चों को पता लग गया इसमें है क्या, बच्चा भूल नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। मैंने पिछले कई सालों में 10th क्लास के लिए 3 महीने की कोचिंग लगाई अपनी। 3 महीने में पूरा सिलेबस उनका करवा दिया बिना किसी टेस्ट के। टेस्ट ऐसा था कि कल मैंने जो पढ़ाया, आज मैंने 4 क्वेश्चन दे दिए, बताओ इसके आंसर लिखो, ताकि उनके लिखने की भी स्पीड बनी रहे और जो उन्होंने कल पढ़ा था वो याद है कि नहीं। अगर मैं उनसे कहती कल टेस्ट है तो उनको एक टेंशन नहीं होती, अब पढ़ो कि क्या टेस्ट में आएगा, क्या देंगे। लेकिन सरप्राइज टेस्ट है, आपने जो पढ़ा है वो हमने आपको टेस्ट ले लिया। तो उससे क्या होगा, मैंने 3 बच्चों के ऐसे लड़की लड़के आए, किसी भी बच्चे के 90 से कम नंबर नहीं आए। उनके माता पिता क्या 90 नंबर हिंदी में वो जो कोचिंग वो साइंस मैथ की पूरे साल पढ़ रहे हैं और मोटी फीस दे रहे हैं, उसमें उनके 70-80 मार्क्स हैं और हिंदी की वजह से उनके परसेंटेज ऊपर चली गई। और आज भी अगर उनसे पूछोगे कि भाई गैंगटॉक की यात्रा हमने तुम पढ़ाई थी उसमें क्या था, हर बच्चा बता देगा। वो बड़े बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको पढ़ाया इस तरह है जैसे आपने उसको जिया।
आप अगर उसको एक चैप्टर की तरह पढ़ाएंगे, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देख के आप समझ लेंगे कि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और जब बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू करता है तब आपका पढ़ाना सार्थक है। इसलिए दादी बाबा जितनी चीज़ें बताते थे वो अपने अनुभव से और अपनी पढ़ी हुई बताते थे, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो गलत हो। लेकिन अब एक मिसकंसेप्शन है, जिन घरों में दादी बाबा हैं, माएँ अक्सर ही कहने लगती है कि दादी बाबा के प्यार में ये बिगड़ रहा है, इसको हॉस्टल में दिया। हाँ, यही मैं बहुत सी जगह देखती हूँ और मुझे दुख होता है, मैं कहती हूँ कि दादी बाबा के प्यार में बिगड़ता नहीं है, बच्चा बनता है। दादी बाबा अगर कोई काम कर रहे हैं, बच्चा उनके साथ कर रहा है, दादी बाबा कभी नहीं कहेंगे जाओ हटो, हमारा दिमाग मत खराब करो। लेकिन माता पिता फौरन कहेंगे भाई हमें काम करने दो, अपना काम। तो इसलिए वो दादी बाबा का रोल और परिवार का रोल बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग देखते हैं कि बचपन में जो चीज़ें सीखी परिवार से वो आज भी याद हैं, वो कविताएं याद हैं, वो कहानियां याद हैं। पिताजी को जयशंकर प्रसाद छायावाद तक का सब मुंजवानी रटा था, आज भी वो संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, वो सब याद है हमें। लेकिन जो अभिमान है ढेर सारी किताबें पढ़ने का, वो एक भी नहीं याद है। अनुभवजन्य चीज़ें सब याद हैं। सब याद रहती तो हैं। खैर ये संस्कारशाला का जो स्वरूप है आपका बहुत बेहतरीन मुझे लगा, और मुझे लग रहा कि हर एक शहर में ऐसे रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनके पास एक समय का सदुपयोग करने का माध्यम भी बनेगा और बच्चों के अंदर संस्कार और समझ और सारी चीज़ें विकसित भी होंगी। तो अंत में सिर्फ मैं आपसे, मैं जो दर्शक हैं या जो खास करके पेरेंट्स हैं, उनके लिए मैं कुछ कम से कम शब्दों में जानना चाहूँगा कि आप उनसे क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगी, क्या आदेश देंगी। आप बुजुर्ग हैं और आपके ऊपर जिम्मेवारी है इस समाज को सुधारने की, तो आपको क्या आदेश देंगी? देखिए, मैं ये 7 साल से इन बच्चों के संपर्क में हूँ। ये जो 2 साल के बच्चे आए थे, बड़े हो गए 9-10 साल, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ आपने देखी ये वही 2 साल से चली आ रही। इनके पेरेंट्स के लिए मैं बार बार जब मैसेज भेजती हूँ तो मैं ये लिखती हूँ कि पढ़ाई लिखाई तो हमेशा के लिए है, लेकिन संडे को 1 घंटा निकाल लीजिए। मैं हर पेरेंट्स को एक तो ये सलाह देना चाहती हूँ कि बच्चे को हर समय पढ़ाई के लिए आप तनाव में न रखें। बच्चे की कमी को बार बार इंगित ना करें कि तुम तो पढ़ते ही नहीं। बच्चे की कभी एक दूसरे से तुलना ना करें कि देखो उसके इतने नंबर आए, तुम्हारे क्यों नहीं। बच्चे को कभी ये ना कहें कि तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हें हॉस्टल में भेज दें। हॉस्टल की पढ़ाई आप अगर बेहतर समझते हैं, ठीक है, बच्चा आत्मनिर्भर बनता है। अगर आपके शहर में पढ़ाई की कमी है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, सुविधा नहीं है, आप भेज दीजिए। लेकिन अगर आपके पास सुविधा है, अपने बच्चे को अपने पास, क्योंकि जो संस्कार आप दे सकते हैं वो संस्कार दूसरी जगह नहीं मिल सकते। ये बात अलग है कि बच्चा जब हॉस्टल में रहता है तो वो एक स्वावलंबी जीवन जीता है और उसे बहुत सारी बातों का पता होता है जो माँ बाप की छत्र छाया में नहीं पता होता। लेकिन वो एक थोड़े समय के बाद जब बच्चा अपना ख्याल खुद रख सके तब आप उसको भेजिए, वो अच्छे तरह से। लेकिन छोटे बच्चों को, जब तक ये छोटे बच्चे हैं, मेरा पेरेंट्स, और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपके घर में कई लोग, कभी भी आप अगर माता पिता बन गए हैं तो आप बच्चे के सामने कोई भी ऐसी बात ना कहें जो बच्चा अगर कह दे तो आपको बुरा लगे, या बच्चे से आप ये कहें कि तुम ये कहना मत। ये आप उस बच्चे के मन में जो बीज होते हैं वो गलत होते हैं। इसलिए सभी पेरेंट्स के प्रति मेरा ये निवेदन है, सलाह है कि बच्चे को बच्चा समझें। ये सबसे बड़ी पूंजी है। अगर बच्चा घर का कोई काम करना चाहता है, आप उसको करवाइए, आप उसको कपड़ा दे दीजिए, बेटा डस्टिंग करो, आप देखिए आपका काम हल्का हो जाएगा। बेटा डस्टिंग कर रहा, उसका समय। एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, वह केवल अपनी कक्षा बदलता है। अंजू शर्मा की यह पहल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि बड़े संकल्प की पहल है। यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही प्रेरक और समाज से जुड़ी कहानियों के लिए
जुड़े रहिए सुनील मानक पॉडकास्ट, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैंने यहाँ पे अम्मा जी के यहाँ से हारमोनियम सीख कर शुरुआत की थी अपनी, और यहाँ पे मुझे केवल हारमोनियम नहीं बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्टअप हुआ है। पहले मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी, मैं नहीं बोल पाती थी, लेकिन अम्मा जी की मोटिवेशन के कारण आज मैं अपनी कॉलेज की टॉप डिबेटर्स में आती हूँ। और इसी वजह से मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके काफ़ी सारी मैंने ट्रॉफीज़ भी अचीव की हैं। अभी रिसेंटली एक यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन था और श्री राम काव्य पाठ में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैंने एक पोजीशन भी अचीव की है। जो कुछ भी मैं आज बोल पाती हूँ विदाउट हेजिटेशन, वो सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी की वजह से है। अम्मा जी जो चीज़ें सिखाती हैं वो इस तरीके से सिखाती हैं कि वो लाइफ टाइम साथ में ही चलती हैं। एक एक चीज़ अम्मा जी की बोली हुई, हारमोनियम में भी यही अम्मा जी इतने आराम से सिखाती थी कि मुझे हमेशा, अभी भी मैं सीख नहीं रही हूँ लेकिन मुझे हमेशा याद है अम्मा जी की बातें। थैंक यू सो मच। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बीवी सोता है, छोटे छोटे गुलाबी काली बेटा मूंगफली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं मा भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्षेणाय गोविंदाय नमः। श्री राम की कड़ी से तुम जाना, बातें नाच तुम मिलेंगे हनुमान। हे भारत के लाल चंद्रशेखर आजाद महान, देश के खातिर हंसते हंसते कर दिया जीवन का बलिदान। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्षेणाय गोविंदाय नमः। बहर फल भी है, बहर फूल भी है और बहर मिठाई भी है, बताओ कौन? चंद्रशेखर आजाद भारत के एक महान योद्धा, साहसी स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रशेखर जी एक फ्रीडम फाइटर थे। एक गांव में एक दूध वाला रहता था जो बहुत ईमानदार था। दादी दादी हमारी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुनाइए। जय गणेश देवा, माता रानी पार्वती तथा महादेवा। जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरा नाम इतिका अग्रवाल है और यहाँ पे अम्मा जी ने हमको माइक पे बोलना सिखाया। जब हम लोग किसी प्रोग्राम में जाते थे तो माइक पे बोल नहीं पाते थे, जब अम्मा जी के यहाँ आए तो हमने अच्छे से बोलना सीखा माइक पर।